नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की अहम खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली में 1 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे। आज हुई डीडीएमए की बैठक में दिल्ली में अलग अलग चरणों में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें 8 सितंबर से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। साथ ही किसी बच्चे को प्रेशर नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा आने के लिए। अगर पेरेंट्स सहमत होंगे, अगर पेरेंट्स की रजामंदी होगी तो ही बच्चे स्कूल आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। और दिल्ली में स्कूल खोले जाने के फैसले पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। और सभी कॉलेजेस खोले जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली जा सकती हैं, सभी कोचिंग सेंटर्स खोले जा सकते हैं। 9वीं से 12वीं के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल खोले जा सकते हैं। तो दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला ले लिया गया है कि अब 1 तारीख से स्कूल खुलेंगे 9वीं से 12वीं क्लास के, और उसके बाद 8 तारीख को फिर 6ठी से 8वीं क्लास के स्कूल खोले जाएंगे। 2 रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक बिष्ट हमारे साथ मौजूद है, इसके साथ ही दीपक रावत हमारे साथ मौजूद है। दीपक बिष्ट, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा बेसब्री से इसी पल का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 2 साल करीब 2 साल हो गए हैं कि बच्चे अपने घरों से बाहर निकलना चाहते थे, जो कि नहीं निकल पा रहे थे, स्कूल जाना चाहते थे, अपने दोस्तों से मिलना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे। तो ऐसे में इस फैसले को किस तरीके से बच्चे देख रहे हैं और सबसे बड़ी चुनौती अब क्या कुछ होने वाली है? देखिए, बिल्कुल रितिका, सीधा मैं उन बच्चों से ही रूबरू हूँगा, वो बताएंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय जो है ऑनलाइन क्लासेस में बिताया है। अब स्कूल खुलने वाले हैं 1 सितंबर से, किस तरह की तैयारी और किस तरह से आप लोग खुश हैं? अब जैसे स्कूल 1 सितंबर से खुल रहे हैं तो अच्छा ही है। अब इतने टाइम से स्कूल बंद थे और ऑनलाइन इतना नहीं हो पाता था जितना ऑफलाइन हो रहा है। ऑनलाइन में बहुत सारे डाउट होते थे जो क्लियर नहीं हो पाते थे, ऑफलाइन में तो वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में बताया भाई ने, आपके फ्रेंड ने, कि डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। अब जो ऑफलाइन अब यानी क्लासेस में जाएंगे तो क्या रहेगा फर्स्ट डे और किस तरह से रहेगा, क्योंकि तो पैंडेमिक जो एक समय आप लोगों ने बिताया घर के अंदर। अब जैसे पहले ऑनलाइन क्लासेस में कुछ समझ में नहीं आता, अब वैसे हम ऑफलाइन जाएंगे तो वहाँ पे जो डाउट्स होंगे वो अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, और जो भी हमें जो मुश्किल होती है जिसमें भी वो सब टीचर क्लियर कर पाएगी। क्या ऑनलाइन में क्लासेस होती थी, आप लोग मतलब मन लगा के पढ़ते थे या फिर हल्का फुल्का ही चलता रहता था सब? वो जैसे टीचर कराते वो कर लेते थे, लेकिन अब जो ऑफलाइन में समझ आता है वो ऑनलाइन में तो नहीं आ सकता। हाँ, तो मतलब ये अब जो 1 सितंबर से जो तैयारियां हैं आप लोगों के लिए, उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि एग्ज़ाम भी सर पे हैं। हाँ, अभी एग्ज़ाम भी सर पे हैं, तो 1 सितंबर से स्कूल खुल रहे तो ये एक रिकैप या रिवीजन हो जाएगा स्कूल एग्जाम। आप इनके पेरेंट्स हैं, ये बताइए, थर्ड वेव बच्चों के लिए है और ख़ास तौर से इस दौर में, क्योंकि अक्टूबर और सितंबर का समय जो बताया गया है, ऐसे में बच्चों को स्कूल जाने के लिए शासन प्रशासन ने तैयारी कर ली है। आप लोग कितना तैयार हैं? वैसे तो शासन और प्रशासन की तरफ से भी हमको पूरा सपोर्ट है, पर अगर ये वेव आती है तो फिर क्या कहते हैं, ये करेंगे कि वो लोग डिसीजन कुछ ना कुछ तो लेंगे ही। तो फिर हम अपने बच्चों को रिटर्न, फिर जैसा गवर्नमेंट का रूल होगा कि अब बंद कर दिया गया है तो हम लोग एग्री रहेंगे, पर अगर ओपन होता है तो हम लोग फोर्सफुली इन बच्चों को भेजेंगे स्कूल में, क्योंकि अब एजुकेशन बहुत ज़्यादा मिस होती जा रही है। तो मुख्यमंत्री ने आज ये बताया है कि जो पेरेंट्स तैयार होंगे तो वो बच्चों को जो है स्कूल भेजेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं उनके इस फैसले पर? हाँ, बच्चों को भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। बच्चे घर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए ऑनलाइन पढ़ाई लेके, और मोबाइल को पकड़ के हम उनसे ज़्यादा इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि बच्चे उब चुके हैं, अब स्कूल जाना ही चाहते। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत कोविड का समय था, बच्चों ने झेला, और बच्चों ने बहुत अपने घर में रह के वो तैयारी करी। अब चाहते हैं कि बच्चे घर में जाके स्कूल जाके ऑफलाइन पढ़ाई हो। थर्ड वेव की जो तैयारियां हैं उसके बीच में कैसे आप बच्चों के साथ सामंजस्य बैठाएंगे, क्योंकि डर भी एक बना रहेगा? डर तो बना रहेगा, वो तो ठीक है, पर थर्ड वेव जब आएगी तब पता लगेगा। फिलहाल थर्ड वेव के लिए कहते हैं बच्चों के लिए इतना खतरा नहीं है जितना बड़ों के लिए था, पर एक प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे कि बच्चों को दिक्कत है। हर कोई स्वागत कर रहा है दिल्ली सरकार के इस फैसले को। ठीक है दीपक, आपके पास लौटेंगे, लेकिन दीपक रावत भी हमारे साथ मौजूद है। दीपक रावत, देखिए हर कोई स्वागत तो कर रहा है, बच्चे भी खुश है, अभिभावक भी खुश है कि ठीक है अब
पढ़ाई जो है बच्चों की अच्छी तरीके से हो पाएगी। लेकिन थर्ड वेव, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं कि थर्ड वेव की दस्तक है और खतरा सबसे ज्यादा अगर किसी पर है तो वो है बच्चे। तो ऐसे में क्या वाकई एक सुरक्षित माहौल मिल पाएगा बच्चों को स्कूल में? जी, जाहिर तौर पर थर्ड वेव का ही डर है लोगों के मन में और उसी को लेकर चिंता भी है। लेकिन दिल्ली सरकार ने जो सर्वे कराया था उसके मुताबिक 70% अभिभावकों ने ये कहा कि वो अब बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, खासतौर पर जो बड़े बच्चे हैं। लेकिन पेरेंट्स क्या कहते हैं, तमाम पेरेंट्स हमारे साथ हैं जिनके छोटे बड़े बच्चे जो हैं स्कूलों में पढ़ते हैं। सर, आप ये बताइए कि अब जो फैसला लिया गया है, करीबन 1.5 साल से स्कूल प्रॉपर तो खुल नहीं पा रहे हैं, अब ये कहा गया है कि अब खोल रहे हैं, तैयारी पूरी रहेगी, जो टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, वो वैक्सीनेटेड रहेंगे, लेकिन बच्चों को तो वैक्सीन लगी नहीं है। तो आप क्या तैयार है स्कूल भेजने के लिए बच्चों को? सर, अभी तक तो ये बेकार डिसीजन है, क्योंकि अभी कोई तैयारी स्कूल वालों की भी नहीं है। ये बेमतलब का, जैसे पहले इन्होंने बाजार खोल दिए, बाजार 8 बजे तक थे, फिर 10 बजे तक कर दिए, बेकार कर दिया बिल्कुल। ऐसे ही स्कूल खोल के भी बेकार कर रहे हैं, क्योंकि अभी बच्चों को बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं मिल रही है और ना लगी है। तो इसलिए अभी मतलब डर है आपको कि थर्ड वेव में जिस तरीके के मामले आज से आने की उम्मीदें हैं, तो उस तरीके से आपको डर है? सर, केस बढ़ रहे हैं। आप देखो ना, केरल में क्या हाल हो रहा है, बम्बे में भी हो गया है, फिर एम्स वाले डायरेक्टर ने कह दिया है। उस बात का डर है। अच्छा, आप तो खुश थे, आपने कहा कि खुलने चाहिए बच्चों। सर, मैं स्कूल खुलने के फेवर में हूँ, बट स्कूल वालों को इसकी तैयारी करनी चाहिए। और स्कूल खुलने की फेवर में मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे हैं वो एक कमरे में पड़े पड़े पिछले 1.5 साल से परेशान हो चुके हैं, डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। तो स्कूल जाएंगे, उनका मन कुछ और होगा, अपने दोस्तों से मिलेंगे, फ्रेंड सर्कल से मिलेंगे। मतलब अब भी वो पढ़ाई तो करते ही नहीं ऑनलाइन, और करते भी होंगे तो सर नाम के लिए हो रही होगी। मतलब हमारा देश अभी इस काबिल नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ाई करवा सके बच्चों को। तो मैं तो इस फेवर हूँ कि बच्चों को सिस्टम से स्कूल खुलना चाहिए और कोविड की नियमों का पालन होना चाहिए। लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा स्कूल जाए तो जरूरी नहीं है, उसको एब्सेंट नहीं लगेगी, उसको ऑफलाइन भी पढ़ाया जाएगा। तो ये सही फैसला आपको लगता है? सर, अभी कह रही है जिस हिसाब से माहौल है उस हिसाब से स्कूल तो नहीं खोलने चाहिए। जिस तरीके से कभी ये लेके जाते हैं तो ये कंसेंट फॉर्म भरवाते हैं कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। अब ये स्कूल खोल रहे हैं, क्या स्कूल वाले ये पेरेंट्स को देंगे कि अगर बच्चे को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेवारी स्कूल वाले लेंगे? नहीं करेंगे। तो इस वजह से एज पर माहौल अभी आप तैयार नहीं? नहीं, बिल्कुल। आप तैयार है सर? बिल्कुल तैयार नहीं है सर। बिल्कुल तैयार नहीं है। क्या आपको डर लगता है इसलिए? बिल्कुल डर लगता है, छोटे बच्चे और ये कह रहे हैं कि 50% अभी आएंगे, 50% नहीं आएंगे। तो 50% कौन से आएंगे, या उसका नियमों का पालन होगा वहाँ पे जाने के बाद? बच्चे तो इकट्ठे मिलेंगे, अलग अलग वो भी नहीं बैठेंगे, उनको डिस्टेंस पे कौन रखेगा? उसके लिए स्टाफ चाहिए। आपका क्या कहना है? स्कूल नहीं खुलने चाहिए। नहीं खुलने चाहिए। क्यों लगता है आपको? हम देखने ना जाएंगे, ना उनसे पता करेंगे वो स्कूल वालों ने तो पॉजिटिव बोलना है, और वहाँ होगा क्या हाल वो हमें भी पता है और आपको भी पता है कि बच्चों की क्या पोजीशन है, वो कभी रुकते नहीं है। कैसे स्कूल अभी नहीं। सरकार तो कह रही है मामले अब घट चुके हैं, ज्यादा कोरोना के मामले दिल्ली में नहीं देखने को मिल रहे हैं, तमाम चीजें खोल दी गई, तो अब स्कूल क्यों ना खोला? नहीं, दिल्ली में मामले घट रहे हैं, टेस्टिंग भी तो नहीं हो रही दिल्ली में। कहाँ टेस्टिंग हो रही है? केरल में टेस्टिंग है 30,000 आज वो आए हैं केस वहाँ पर। बॉम्बे में देखिए, हर जगह जहाँ टेस्टिंग हो रही है वहाँ केस है। दिल्ली में टेस्टिंग कहाँ हो रही है आपको? मैंने तो कहीं नहीं देखा। आपकी कौन सी क्लास में? जी, पंचमी में। बिल्कुल ठीक है दीपक। डर जरूर है बच्चों की जिंदगी को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जो तमाम आश्वासन उप मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि देखिए तमाम प्रोटोकॉल्स का हम पालन करेंगे, तमाम मेजर्स हमारी तरफ से लिए जाएंगे, 1 तारीख से जब स्कूल खोलेंगे तो वाकई क्या वो भरोसा कायम होता हुआ दिखाई देगा? आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आपका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, दिल्ली में स्कूल खोलने के फैसले पर बच्चों का क्या कुछ कहना है वो सुनिए जरा। लंबे अरसे के बाद अब दिल्ली में स्कूलों को खोला जा रहा है। इन्हें 2 चरणों में खोला जाएगा और 1 तारीख से यानी 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला जाएगा, जबकि जो 6ठी से 8वीं तक के स्कूल हैं वो 8 सितंबर से खोले जाएंगे। और इसको लेकर बच्चों में और उनके पेरेंट्स में किस तरह की जिज्ञासा है, किस तरह से वो सोचते हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। बेटे, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th। अब स्कूल अभी तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, अब आपकी क्लासेस खुलेंगी, तो लग रहा है कि अच्छा लगेगा स्कूल जाने में या फिर अभी? Yes, it will be nice. ओके। और आप बताओ रजत?
I think so that the school should open, and it is a good decision by the government, as it has been almost 2 years since the lockdown, and we have not been able to go to our school, and because of this we are not able to do our practicals, and I think so that it is a good step that schools reopen, and we need to work along with the COVID situation. अभी तक आप कोविड सिचुएशन में जो आपने बताया, क्योंकि देखिए हर बच्चा घर से पढ़ रहा था, हर स्टूडेंट्स को घर से पढ़ना पड़ रहा था, ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों की चल रही थी, लेकिन अब स्कूल खुलेंगे तो कितना बेनिफिट्स आप लोगों को मिल रहा है? स्कूल खुलने के बाद हमें बेनिफिट्स काफ़ी सारे होंगे, जैसे कि हमारे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी स्कूल में, उसके बाद हम टीचर्स से डाउट्स पूछ सकते हैं उसी समय, और जो हमें प्रैक्टिकल्स होते हैं वो ऑनलाइन में सही से सबर नहीं आते जो ऑफलाइन में आते हैं, तो उसमें उसका हमें बेनिफिट होगा, और बोर्ड्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हमें एज मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस में, जो कि ऑनलाइन क्लास में नहीं मिल पाता पहले, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया दिल्ली में स्कूलों को खुलने में, तो अब जो है इतने समय के बाद आप लोग स्कूल में खुलेंगे तो फ्रेंड्स मिलेंगे, सर्कल्स जो है आप लोगों का, जो अब तक वो फ़ोन के जरिए आप बात करते थे, अब जो है सामने सामने फेस टू फेस। अब बहुत समय बाद हम अपने दोस्तों से भी मिल पाएंगे, और पहले जो कि 2 साल पहले हम मिल पाते थे, अब 2 साल बाद मिलेंगे तो उनसे इंटरेक्शंस होगी, और हम पहले जैसे उनसे डाउट्स क्लियर करते थे दोस्तों से, अब वो सब भी हो पाएगा, तो ऑनलाइन से तो बढ़िया ही है, अच्छी बात है। दिल्ली में स्कूल खोलने के फैसले पर बच्चों और उनके परिवार का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के जो स्कूल्स हैं, जो क्लासेस हैं, वो शुरू हो रही हैं। ऐसे में क्या सोचते हैं बच्चे, क्या सोच रहे हैं अभिभावक, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं। मैं सबसे पहले तो आपका रिएक्शन जानना चाहूँगी, कौन सी क्लास में हैं और अब स्कूल खुल रहे हैं, क्या रिएक्शन? मैं 10th क्लास में हूँ और मेरे को काफ़ी खुशी हो रही है कि स्कूल फाइनली खुल रहे हैं। मैं अपने किसी दोस्त से नहीं मिली हूँ, और मेरी पढ़ाई ऑनलाइन भी सही से हो नहीं पा रही है, ऑफलाइन में मेरी पढ़ाई भी अच्छे से होगी, मैं दोस्तों से भी मिल पाऊँगी, काफ़ी और भी एक्टिविटीज़ हैं, मैं वो भी इंजॉय कर पाऊँगी। ठीक है, बच्चे खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभिभावकों का क्या कहना है, आपका क्या रिएक्शन? भाई एक तरफ खुश हूँ कि बच्चों के स्कूल खुले, 2 साल से बच्चे बिल्कुल बॉर्डम हो चुके हैं, बच्चे कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, बट दूसरी तरफ एक चिंता है क्योंकि बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगी है और कोरोना के केसेस अदर स्टेट्स के अंदर काफ़ी बढ़ गए हैं, तो दिल्ली में भी आने के चांसेस हैं, इसीलिए लेकर थोड़ा कंसर्न हूँ। ठीक है, आपका क्या रिएक्शन? स्कूल खुल गए? मेरा रिएक्शन यही है कि अच्छी बात है, स्कूल खुल जाएंगे, बच्चों का रूटीन पहले जैसा हो जाएगा, वो भी खुश होंगे और हमारी लाइफ भी पहले जैसी आ जाएगी। बट ये है कि स्कूल को भी मेन कुछ प्रिकॉशंस एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जैसे डेस्क हो गए, बुक्स हो गई, उनके हैंड सैनिटाइज, सब कुछ सैनिटाइजेशन का मेन ख्याल स्कूल को रखना चाहिए, जो बच्चे उसमें नहीं इतना इन्वॉल्व हो पाते। तो ये मेन चीज़ है, अगर हम भेजते हैं तो ये स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है 80-90%, क्योंकि हम लोग घर में और बच्चों का ध्यान अब स्कूल के जो भी वहाँ पे गार्जियंस हैं उनके, वो वही हैं, टीचर्स ही हैं, तो उन्हीं को मेन ख्याल रखना चाहिए। और 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। दीपक बिष्ट, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अभिभावक खुश है, बच्चे खुश है, लेकिन वो डर है लोगों के मन में, लोगों के जहन में, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, और अब तो 3rd वेव की आशंका है, संभावना है कि अगले महीने दस्तक दे सकती है। तो ऐसे में उस डर को सरकार कैसे दूर करेगी? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर रितिका, क्योंकि एक बड़ा सवाल अभिभावकों के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ने वैक्सीनेशन नहीं किया है लेकिन अभिभावकों ने किया है। अब बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, 3rd वेव भी बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है। ऐसे में जब वैक्सीनेशन बच्चों का नहीं हुआ है तो आप लोग किस तरह से इसको पूरा हैंडल करेंगे, कैसे बच्चों को भेज पाएंगे? यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से एक भूल तो है कि स्कूल खोलने से पहले वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, पर अगर नहीं हुआ है तो हम प्रिकॉशनली इनको मास्क, सैनिटाइज़र, और बोला जाएगा कि भाई बच्चों से डिस्टेंस बना के रखें, अपना लंच किसी से शेयर ना करें, और टाइम टू टाइम अपना सारी चीज़ों का ध्यान रखें, और टीचर भी इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करे कि कोई बच्चा ज़्यादा मिक्सअप तो नहीं हो रहा, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब हो पाना तो मुश्किल है, पर फिर भी स्कूल अपनी तरफ से कोशिश तो करनी चाहिए। 1 तारीख से आप जो है अपने बच्चों को बिल्कुल एग्री हैं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। वैक्सीनेशन को लेकर बात कर रहा था मैं भाई साहब से, आपकी क्या राय है वैक्सीनेशन को लेकर? राय थी, अगर तो बच्चों की तैयारी तो चल रही है वैक्सीनेशन की, सब ट्रायल भी चल रहा है, लास्ट स्टेज में चल रहा है, पर उससे पहले अगर बच्चों के जो टीचर है उनको लग जाना चाहिए और स्टाफ है उनको लग जाना चाहिए, ताकि बच्चे अपना सेफ रह सकते हैं। उस वजह से तो बच्चे अपने प्रोकेशन लेते रहेंगे और स्कूल वाले समझाते रहेंगे। तरीका यही बोलता है कि एक क्लास को बारी बारी से बुलाए और एक डेस्क में एक ही बच्चा बैठाया जाए। आपका क्या कहना है? अभी आपके भी बच्चे हैं? हाँ, स्कूल खुलने चाहिए और पूरा प्रिपरेशन के साथ जो डिस्टेंस है उसके लिए मेंटेन करें, और टीचर भी उसके लिए मतलब फॉलो करें, जैसे बच्चे खाना वगैरह किसी का शेयर नहीं करें, और ऐसा उनको गाइडलाइंस मिले
ताकि बच्चों का भविष्य आगे खराब ना हो। कहीं ना कहीं ऑफलाइन से फ़ायदा होगा बच्चों को, क्योंकि ऑनलाइन 2 साल से ज़्यादा का समय भी। जी हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि उतना कनेक्टिविटी हमारे पास है नहीं, किसी पेरेंट्स के पास नहीं होगी। जेटली ऐसे बता रहे, कोई नेता है, वो किसी स्कूल के प्रिंसिपल है, मदर्स ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल अशोक के जेटली। ऑफलाइन में फ़ायदा होगा। बिल्कुल रितिका, यहाँ पर जो गार्जियंस हैं उनका सबका यही कहना है कि वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है, बट लेकिन जिस तरह से लोग हैं वो चाहते हैं कि बच्चे स्कूल भी जाएं और उनको वैक्सीनेशन अगर आ जाती है तो उन्हें वैक्सीनेशन भी लगवा दी जाए। जी, जब जिन वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है बच्चों के लिए, अब वो बच्चों को भी वैक्सीनेट किया करे। दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस बीच आपको सुनवा देते हैं मदर्स ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल अशोक के जेटली ने क्या कुछ कहा है सरकार के इस फैसले पर, वो सुनिए। जहाँ तक स्कूलों का हमारा तैयार है, हम तो पहले भी तैयार थे। पिछले साल भी जनवरी फरवरी मार्च जब खुल गए थे स्कूल, तो हमारे स्कूल तो 9 to 12 सब क्लासेस टीचर सब आ रहे थे, तो ऑफलाइन क्लासेस भी चलानी शुरू कर दी थी। सीनियर क्लासेस, जूनियर की तब भी नहीं चली थी और अभी नहीं चल रही। तो हम शुरू कर देंगे, जो भी प्रोटोकॉल देंगे, डायरेक्शन देंगे, उसके अकॉर्डिंगली। और वहीं बीजेपी नेता आरपी सिंह ने क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। देखिए, मुझे लगता है कि इसकी थोड़ी और चिंता करनी चाहिए सरकार को, दिल्ली सरकार को, क्योंकि अभी बच्चों का वैक्सीनेशन आया नहीं और स्कूल जब खोलेंगे तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी, सब कैसे चिंता करेंगे। थोड़ा चिंता का विषय है, परंतु दिल्ली सरकार का फैसला है। अपेक्षा करता हूं कि सरकार ने फैसला ठीक ढंग से सोचकर किया होगा। और चलिए अब बात करेंगे काबुल में मचे मौत के तांडव की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कल एयरपोर्ट के पास 3 धमाके हुए, जिसमें अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कल काबुल एयरपोर्ट पर मौत का तांडव देखने को मिला था, लेकिन आज जो तस्वीरें आई वो बेहद हैरान करने वाली है। काबुल एयरपोर्ट पर कल हुए आत्मघाती धमाके के बाद भी लोग एयरपोर्ट के बाहर जुटे हुए हैं। तालिबान का खौफ इतना कि लोग किसी भी कीमत पर काबुल से बाहर किसी दूसरे देश में पनाह लेना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोग जुटे हुए हैं। ये लोग एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल के बाहर खड़े हुए दिखाई दिए। ये 2 तस्वीर आप देखिए, कल की तस्वीर जब सिलसिलेवार तरीके से 3 धमाके हुए, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, और आज की तस्वीर, आज भी काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की तादाद में लोग जुटे हुए हैं, वहां पर मौजूद है, इसी उम्मीद के साथ कि वो यहाँ से चले जाए विमान के जरिए, क्योंकि लगातार अलग अलग देश अपने लोगों को इवैक्यूएट कर रहा है और इन सभी लोगों की उम्मीद बढ़ती हुई अलग अलग देशों से। उसके दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद जी हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। जी धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अफगानिस्तान में जो स्थिति बनी हुई है और भारत सरकार ने जो साफ कर दिया है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी हम अपनाएंगे, तो भारत सरकार के इस पहल को, इस स्टैंड को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कोई स्वतः निर्णय लेने का प्रश्न नहीं है। अपने आप को कहाँ ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया भारत सरकार ने कि इसके अलावा और कुछ कह ही नहीं सकते हैं। सच्ची बात ये है कि जो भी आपने दिखाया अभी और जो भी सूचनाएं आ रही हैं, उससे बहुत अत्यंत दुख होता है। लेकिन क्या हम ये जानते नहीं थे? क्या इतने दिन से हमने अफ़गानिस्तान में जाकर विकास का काम किया, अफ़गानिस्तान में जाकर हमने स्कूल कॉलेज बनवाए, अफ़गानिस्तान में हमने पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनवाई, वहाँ सलमा डैम बनवाया, वहाँ पर बिजली के तार लगवाए। क्या हम जानते नहीं थे कि अगर इस समय जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी है, जो जैसी भी बनी है, वो चरमरा जाएगी अगर इनको हम लोगों ने सब ने इनका साथ नहीं दिया और इनके साथ नहीं खड़े रहे। तो जहाँ हमारे अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, वहाँ कुछ हमारा अधिकार था अमेरिका पर कि अमेरिका कुछ तो हमें बताता, कुछ तो समझाता, कुछ तो हमारा परामर्श लेता, कुछ तो हमारी बात समझने की कोशिश करता, और एक व्यवस्थापूर्ण अगर वहाँ से विड्रॉल होता, कब होता, कैसे होता, इस पर सब पे चर्चा होनी चाहिए थी। क्या हमारी सरकार ने ऐसा कुछ किया? सच्ची बात यह है कि अभी तो उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। बहुत सारे प्रश्न हैं उनके सामने रखे हैं, उन्होंने अभी कुछ बताया नहीं। और मैं मानता हूँ और समझता हूँ कि
तत्काल वो हर एक बात का जवाब नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, लेकिन तब भी ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है कि हम लोग लगता है कि बिना तैयारी के आज यहाँ खड़े हैं और जो कुछ भी हमने पिछले 5-10 सालों में किया है वो सब समाप्त हो गया, वो सब नष्ट हो गया। बहुत अत्यंत दुख का विषय है और उसी के साथ साथ जो आज त्रासदी का सामना देखना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, वो है। बिल्कुल सर, आपको लगता है कि जो आज का तालिबान है, क्योंकि 20 साल पहले हमने वो तस्वीर देखी थी कि किस तरीके से क्रूरता वो करता था, कत्लेआम मचाता था, आज के तालिबान से भारत सरकार को बातचीत करनी चाहिए, आपको लगता है ऐसा? बड़ा मुश्किल है ये कहना कि बातचीत करनी चाहिए। इस पर निर्णय सरकार को करना होगा। सरकार ने जाकर और दोहा में बातचीत करने का प्रयास किया था जी। और शायद उनको सही प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, रिस्पांस नहीं मिली। लेकिन अब सरकार अगर बताएं कि आखिर दूरी कितनी है, कैसी है, और बात करने में कोई हमारे लिए कोई त्रुटि या हमारे लिए कोई बेबसी ना लोग समझ बैठें, तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के करने की आवश्यकता है। आज मैं समझता हूँ कि जो सरकार कह रही है उससे ज़्यादा और हम सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन जो परिप्रेक्ष्य है और जो भी अभी हाल का इतिहास है, पिछले 1-2 वर्षों का या कुछ माह का इतिहास है, उससे हम ये नहीं कह सकते कि हम संतुष्ट हैं। लेकिन अब जो होगा सो होगा, उसको साथ झेलना पड़ेगा। लेकिन कम से कम अगर साथ झेलना है तो हमको एक साथ तो आना होगा ना, आना होगा। ये नहीं हो सकता कि इस देश में कुछ लोग तालिबान कहेंगे कि तालिबान अब ठीक हो गए हैं, कुछ लोग कहेंगे कि तालिबान कभी ठीक नहीं हो सकते। हमको एक सामूहिक राय बनानी होगी इस पर। सर, अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बयान दिया है कश्मीर को लेकर कि तालिबान लड़कर कश्मीर उन्हें दिलाएगा। तो ये इमरान खान जो लगातार कश्मीर पर पैठ बनाते हुए नजर आते हैं, जो लगातार बयानबाजी देते हैं, ये किस तरीके का ख्याली पुलाव है? देखिए, उनके पास है क्या और अब मैं तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे अपने देश में अगर हम उस राजनीति को अपनाएंगे जिस राजनीति में हम विकास की बात नहीं करेंगे, जिस राजनीति में हम लोगों को समान अवसर देने की बात नहीं करेंगे, जिस राजनीति में हम लोकतंत्र को मजबूत करने की बात नहीं करेंगे, अगर ऐसी राजनीति को हम यहाँ पर सराहना देंगे और या ऐसी राजनीति को समर्थन देंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा तो ये सौभाग्य है कि हमारे जो संविधान में दिए हुए बड़े स्पष्ट रास्ते हैं कि हमें इस देश को कैसे चलाना है, हम उसको मजबूती से पकड़े हुए हैं। ये हमारा गर्व है इस बात का और हमारा सौभाग्य है। तो इसलिए उन लोगों के बारे में मैं क्या कहूँ जिनके पास ना ऐसी सोच है, ना जिनके पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ना जिनके पास ऐसा इतिहास है, ना ही जिनके पास कोई काम है ऐसा जो वो अपने लोगों के लिए कुछ करके दिखाएं। तो वो यही कहते रहेंगे, वो कहीं ना कहीं किसी और के घर में कोई ना कोई चीज़ बताते रहेंगे कि ये खराब है, ये गलत है, ये अच्छी नहीं है, वो बुरी है। बिल्कुल, और इसी वजह से ये मजबूरी भी हो जाती है इमरान खान के लिए कश्मीर का राग लगातार अलापते रहें। लेकिन सर, जिस तरीके से कल काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाके हुए, एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? मुश्किल है कहना, हम लोग बहुत दूर हैं, मुश्किल है कहना। और उसमें भी ये हम ना भूलें कि वहाँ तो एक सिविल वॉर की स्थिति है। कौन तालिबान के साथ है, कौन तालिबान का कौन सा पक्ष कुछ चाहता है, कोई और पक्ष क्या चाहता है, कौन कैसे बटा हुआ है, कौन वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, कहाँ हक्कानी है, कहाँ पर दूसरे गुट के लोग हैं। तो ये तो बात जब थोड़ा समय निकल जाएगा और हम तक ये सूचनाएं पूरी पहुंच पाएंगी, तब हम इस पर कोई समीक्षा कर सकते हैं। आज तो ये समीक्षा करना संभव नहीं है। सिर्फ आज यही कहा जा सकता है कि जो भी हो रहा है वो बहुत दुख का विषय है। लेकिन सर, लगातार ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि तालिबान और ISIS एक हो चुका है और इन दोनों का जो रिमोट कंट्रोल है वो पाकिस्तान में है। तो ऐसे में ये बड़ी साजिश हो सकती है अफगानिस्तान में वहां मौजूद लोगों को डराने के लिए, वहां पर डर पैदा करने के लिए कि देखिए अगर आप अफगानिस्तान छोड़ेंगे तो इसी तरीके से धमाके होंगे, इसी तरीके से कत्लेआम होगा। ये बात तो सही है, ये बात सही है और इस बात का कोई खंडन नहीं कर सकता है, नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरी ओर
हमारा कितना विश्वास था अमेरिका पर? क्या अमेरिका 2 मिनट रुककर हमसे बात भी नहीं कर सकते थे? जाने से पहले हमें समझा नहीं सकते थे? हमें बता नहीं सकते थे क्या व्यवस्था बना के जा रहे हैं? तो ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम जिसको दोस्त मानते हैं, जिसका हमने साथ दिया है, जिसको हमने सामरिक समझौते जिससे किए हैं, जिसके साथ हम चलना चाहते हैं, लोकतंत्र का जो हमारा जोड़ है दोनों का, उसके बाद हमको ये दिन देखना पड़ा है। हमें कुछ नहीं मालूम था कि ऐसा होगा। अमेरिका से तो ये संदेश मिलता रहा कि नहीं, तालिबान नहीं टेक ओवर कर पाएंगे। 1 हफ्ते पहले तक वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि तालिबान टेक ओवर नहीं कर पाएंगे। अब आज क्या है? आज राष्ट्रपति क्या कह पाएंगे बेचारे? आज क्या कर पाएंगे बेचारे? लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि हम कोई समाज सुधार के लिए नहीं गए थे, हम तो आतंकवाद से लड़ने के लिए गए थे। तो आतंकवाद तो आज आपके सामने जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि आज वो गरीब लोग जो काबुल एयरपोर्ट पे खड़े हैं, आज आतंकवाद का शिकार वो हो रहे हैं, और पहले आतंकवाद का शिकार अमेरिका हुआ था। हम तो रोज़ आतंकवाद के शिकार होते हैं। तो इसलिए कम से कम हमारे अनुभव को पहचानना चाहिए था, हमसे कुछ बात तो होनी चाहिए थी। कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, यानी कि जितनी जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर जो पहले सरकार थी उसकी थी, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी अमेरिका की हो जाती है, क्योंकि लगातार इनपुट्स भी वहां के इंटेलिजेंस को मिल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि किस तरीके से फेलियर यहाँ पर नजर आया। तो ऐसे में जवाबदेही अगर किसी की तय होती है तो उस कड़ी में सबसे पहले अमेरिका ही होगा। यकीनन अमेरिका होगा। हमारी तो जवाबदेही नहीं हो सकती, हम तो वहां नहीं थे फौज लिए हुए। बिल्कुल, तो जवाबदेही तो उन्हीं की होगी। लेकिन तब भी जब ऐसी बड़ी घटना घटती है तो कोई अपने कपड़े झाड़कर अलग नहीं हो सकता। हम सबको जवाब देना होगा। हमको अपनी आत्मा को जवाब देना होगा कि जो हुआ है, क्या इसमें हम कुछ हस्तक्षेप कर सकते थे? क्या हमको इसके बारे में कोई वार्निंग पहले से देनी चाहिए थी? क्या हमें नहीं मालूम था कि ऐसा होगा? इन सब पर कम से कम हमको अब तो विचार कर लेना चाहिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना ने 6 अफगानी मारे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, अफगानिस्तान के तोरहम में पाकिस्तान सेना ने फायरिंग की है। इस फायरिंग में 6 अफगान नागरिकों की मौत की खबर मिल रही है। अफगान मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर, फायरिंग हुई है, पाकिस्तान की सेना ने यह फायरिंग की है जिसमें 6 अफगानी मारे गए हैं। संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संदीप, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, जिस तरीके से लगातार जो अफगानी नागरिक है वो अफगानिस्तान छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं। तोरखाम का ये वो इलाका है जो बताया जाए जहाँ पे फायरिंग हुई है, 6 लोगों की मौत हुई है। ये जो है मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है जहाँ से कि आसानी से पाकिस्तान से अफगानिस्तान के बीच जो है ट्रैवल होता है, ट्रेड होता है इस रास्ते। और ये जगह जो है काफी ज्यादा जो है निगरानी रखी जा रही थी पिछले काफी दिनों से। और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये वही अफगानी नागरिक हों जो कि उस जगह से जो है पाकिस्तान में जाने की कोशिश कर रहे हों, और उसके बाद जो है फायरिंग हुई। अभी जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें कि 6 लोगों की जो है उसमें मौत हुई है। ये वही हाईवे है जो कि पेशावर से सीधा जलालाबाद होते हुए काबुल तक जाता है, और इसी पर बड़ा मेजर क्रॉसिंग पॉइंट है। यहीं पर इस तरीके की घटना हुई है जिसमें 6 लोगों की जान गई है। ठीक है संदीप, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल 6 अफगान नागरिकों की मौत की खबर है जो फायरिंग पाकिस्तान की सेना की तरफ से की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक बयान पर वहां सियासी घमासान शुरू हो गया है। कमलनाथ ने सरकार के कर्मचारियों से कहा कि वो शिवराज सरकार के कार्यकाल तक समय क्या काट सकते हैं, लेकिन अगर वो रिटायर भी हो गए तो उनकी फाइल बाद में खुल जाएगी। इस बार शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ सरकारी कर्मचारियों को धमका रहे हैं। ये शासकीय कर्मचारियों के माध्यम से अपने अगले 2 साल काटना चाहते हैं। मैं तो शासकीय कर्मचारी को कहना चाहता हूं कि 2 साल बचे, अधिकारी हो कर्मचारी हो, अपना भविष्य सुरक्षित रखना, अपना भविष्य सुरक्षित रखना। आप रिटायर भी कर जाना तो फाइल तो खुली होगी ना, फाइल तो मौजूद होगी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला अपने जेब में लेके घूमते हैं, वो किस पॉकेट में है, वो कौन सी पैंट है, वो पैंट का याद रखिएगा, हम भी जानते हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने इसे कमलनाथ की बौखलाहट बताते हुए कहा कि उन्हें पहले अपनी पार्टी देखनी चाहिए। कमलनाथ जी आजकल कर्मचारियों को धमका रहे हैं, देख लूंगा, मिटा दूंगा, जांच करवा दूंगा। 15 महीने क्या कर रहे थे? ये धमकाने वाला अंदाज अलोकतांत्रिक है। अब हरती है मध्य प्रदेश के कर्मचारी व अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ है, लेकिन लगता है कि बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। मैं देख लूंगा। मैं कहता हूं पहले कांग्रेस पार्टी देख लो। और मनोज शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भोपाल से, सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए सीधे तौर पर कर्मचारियों और अधिकारियों को धमकी तो दी गई, हमला तो मुख्यमंत्री पर बोला गया पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन इस हमले में भाषा की मर्यादा तक भूल गए कमलनाथ। कमलनाथ ने कहा कि आखिरकार इसके पहले कमलनाथ की एक लाइन है, हालांकि जब से मध्य प्रदेश में बीता चुनाव जब विधानसभा का हुआ था तब से कमलनाथ इस बात को लगातार कहते रहते हैं, लेकिन इस बार सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जो अधिकारी और कर्मचारी हैं जो जेब में बीजेपी का बिल्ला डालकर घूम रहे हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि रिटायरमेंट के बाद भी फाइल खुल सकती है। ये सीधे तौर पर धमकी है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपना पलटवार में ये बात कही है कि कांग्रेस अपना घर देखे। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ की पूरी कांग्रेस जाकर दिल्ली में बैठी है। राजस्थान में किस तरह कांग्रेस मुश्किल में है। जो पंजाब में हो रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू कुछ और सिद्ध करने में लगे हुए हैं, ये शिवराज सिंह चौहान का पलटवार है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारियों की बात जो कमलनाथ कह रहे हैं उसके पीछे कांग्रेस का आरोप बीते हफ्ते भर में मध्य प्रदेश में हुई घटना है, खासतौर पर इंदौर में जो चूड़ी वाला कांड हुआ कि चूड़ी वाले की पिटाई हुई, उसके बाद जिस तरह से कार्रवाइयां की गई तो उसमें कांग्रेस कहती है कि बिल्कुल मनोज, और सवाल इस लिहाज से भी कमलनाथ पर उठ जाते हैं क्योंकि दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के, मजे हुए राजनेता है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अगर इस तरीके से शब्दों का वो इस्तेमाल करेंगे तो फिर संगठन और पार्टी के स्तर पर क्या मैसेज जाएगा? एक तरह की यही टैक्टिक है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कमलनाथ की तरफ से किया गया तो ये अधिकारी और कर्मचारी जो अलग अलग जिलों में खासतौर पर एसपी होते हैं, कलेक्टर होते हैं, जिनको हमेशा एक कानूनी कार्रवाई करनी होती है, तो वो एक दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले जब इंदौर में जीतू पटवारी के नेतृत्व में जब कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन किया था तो वहाँ पर वाटर कैनन चली, पुलिस ने बल प्रयोग किया, सब कुछ किया, तो वहाँ पर लगातार फिर कांग्रेस ने ये सवाल उठाया कि अगर बीजेपी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा निकालती है तो फिर जो तमाम दूसरे धार्मिक आयोजन है उसकी इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है सरकार की तरफ से। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक है कि जो तमाम जिलों में कलेक्टर एसपी है वो इन सब आयोजनों के लिए कांग्रेस की बात माने, और कांग्रेस और कमलनाथ खासतौर पर ये कहना चाहते हैं अधिकारियों और कर्मचारियों से कि ये ना भूलें कि सरकारें बदलती भी हैं। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बयान के बाद किस तरीके से सियासी घमासान बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से तो पलटवार कर दिया गया है कि बौखलाहट है दिग्विजय कमलनाथ की। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें न्यूज़ 18 इंडिया पर।